नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल की कहानी बताने के लिए एक चुटकुला, लतीफ़ा सुनाना बहुत आवश्यक है। एक बार मोदी जी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। तो गुजराती मोदी जी बंगाली ममता दीदी को एक शेर सुनाना चाहते थे, इम्प्रेस करने के लिए। तो मोदी जी ने कहा, "न गिला करेंगे, न शिकवा करेंगे।" ममता दीदी सुनिएगा, "न गिला करेंगे, न शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो यही दुआ करेंगे।" मालदा आम की कसम। ममता बनर्जी ने इसको अपनी हिंदी में कुछ और समझ लिया। अब ममता बनर्जी की हिंदी में क्या है? न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, न गीला करेगा न सूखा करेगा, तुम साला मत रहो, तुम साला मत रहो यही दुआ करेगा। तो कंफ्यूजन यही शुरू हुआ। ममता बनर्जी को लगा कि ऐसा बोल रहे हैं मोदी जी तो हम भी ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा। तो अभी ईडी वाला प्रकरण हुआ। तो ममता दीदी ने बोला, देखो यार, हमारा गोल कुछ एक्स्ट्रा है। तुम्हारा बेस शुवेंदु अधिकारी है, हम शुवेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक कराएगा। क्या करेगा? अटैक कराएगा। अपना टीएमसी का लोगों को बोलेगा, ये इसको हटाओ। अब एक तो मेरा प्रश्न है, ठीक है? शुवेंदु अधिकारी शुवेंदु अधिकारी के पास अपना सिक्योरिटी है, केंद्र के द्वारा मिला सिक्योरिटी है। ईडी के बाद शुवेंदु अधिकारी पर हमला करके टीएमसी मैसेज दे रही है कि 2021 की तरह वो चुनाव के बाद बीजेपी का वोटर का क्या हाल करेगा है? अब आप मुझे ये बताओ कि मोदी के पास और अमित शाह के पास, मोदी जी और अमित शाह जी के पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है? क्योंकि 2021 में भी कुछ किया नहीं, 2024 में वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ममता दीदी जीत गया ज्यादा सीट, आप 12 सीट ही जीता, तो ऐसा हुआ नहीं। अभी का कहानी कुछ और है। तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो फिर कैसे होगा? ये प्रश्न तो है, होना चाहिए। और अगर ये प्रश्न अभी भी मन में नहीं है, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? मोदी जी मैसेज दे रहे हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं। वहां क्या है वो जगह है? सोमनाथ। सोमनाथ से मोदी जी कल मैसेज दे रहे थे कि गजनवी हार गया, गजनवी हार गया और सोमनाथ जी जीत गए, हमारे महादेव का मंदिर का जीत हुआ। ये सब बात ठीक है। सोमनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। मोदी जी, आपने ये त्रिशूल क्यों उठाया? एक बात पूछना था मुझे। मैं आपका प्रचंड समर्थक हूं, आजीवन समर्थक रहूंगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी, जिस संगोल को सदन के अंदर स्थापित किया, उस राजदंड का प्रयोग तो कीजिए। जो हाथ में आपने, दाहिने हाथ में अभी त्रिशूल उठाया है, वो त्रिशूल का काम सिर्फ उठाने भर का नहीं है। आपके भक्त विचलित हो रहे हैं, और भक्त अक्सर विचलित होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, भगवान राम को पुकार रहे थे। मैं भगवान के साथ समकक्ष तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भक्त की जब परीक्षा होती है तो भक्त विचलित होते हैं। बंगाल में वो परीक्षा का स्तर अब पार हो रहा है, वो पेशेंस लेवल ब्रेक हो रहा है। बंगाली हिंदू समझ नहीं पा रहा है कि इससे कैसे निपटे। तो आप ही को कुछ समझना होगा। देखिए, मैं एक बहुत एंटी हिंदू गजल लिखा था किसी समय में, सुदर्शन फाकिर ने, उसकी एक लाइन सुनाना चाहता हूं, लेकिन बंगाल के संदर्भ में उसकी दो लाइनें हैं। तीसरी लाइन तो पूरी तरह से सनातन धर्म और हिंदुओं के विरोध की थी, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं इस देश में क्या 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 हुआ। पत्थर के खुदा पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसा पाए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए। बंगाल पर इसको जोड़िए। तो पत्थर के खुदा
मतलब बुत परस्ती की बात हो रही है। बाय द वे मैं बता दूं, पत्थर के सनम ममता बनर्जी और ये लोग सनम इश्क वाला मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये कि जिसे हम चाहते हैं वो इतना पत्थर दिल है कि अपने ही बंगाली हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी तो साधे हुए हैं और पत्थर के ही इंसाफ पाए हैं। संदेश खली से लेकर के जो आर्जिकर हुआ वो मनुष्य तो नहीं कर सकता, पत्थर दिल आदमी ही कर सकता है। तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, जिस बंगाल में कलकत्ता को तुम लोग शहरे मोहब्बत कहते हो, हम वहीं से अब जान बचाए फिर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको जोड़ा। लेकिन अगली लाइन जो है वो पूरी तरह से एंटी हिंदू है, लेकिन मैं उसको सुनाना चाहता हूं कि हिंदू समझे। बुतखाना समझते हो जिसको, पूछो ना वहां क्या हालत है। हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए। बुतखाना मतलब यहां पर मंदिर है। मंदिर तुम जिसे समझते हो, पूछो ना वहां क्या हालत है। हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए। इतनी भीड़ है भगवान से मांगने के लिए, दुआ करने के लिए, कि उस भीड़ में हम घुस ही नहीं पा रहे थे। बस शुक्र करो कि लौट आए। तो प्योर लेफ्टिस्ट सामाजिक ताना बाना बुनने वाला, उस वक्त जब मैं 9th 8th में हुआ करता था और इतनी उर्दू की समझ नहीं थी, मुझे लगा भाई, और 9th 8th एकदम जवानी, मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आ रही थी। आदमी समझता है वाह यही तो दुनिया है। पर वास्तविकता में जब हम आते हैं तो चाहे जो फराद हकीम ने कहा कि भाई जो मुसलमान नहीं जन्मा है वो उसका दुर्भाग्य है, हमारा दायित्व है, जिम्मा है, फंडामेंटल है कि हम उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाए। ममता बनर्जी का सबसे क्लोजेस्ट आदमी ये बात अगर कह रहा है, कितनी बड़ी बात है। सोचा आपने कि बंगाल की सभ्यता संस्कृति ये मंदिर बनाने से इससे नहीं रुकेगी ना, इसको समझना जरूरी है। हम आगे, ठीक है, इस बात को समझे कि भाई आज दुनिया भर में क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं तो मोदी और शाह, इस जोड़ी को, जो मैं हमेशा एक पेट लाइन कहता हूं, कीप काम एंड ट्रस्ट मोदी एंड अमित शाह। डोवाल साहब कल जेडजी को संबोधित कर रहे थे और डोवाल साहब ने जो बातें कही है उसका एक पॉइंट में, उस पर तो एक स्पेशल अलग एपिसोड जाएगा, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पे रखना चाहता हूं कि भाई जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है या पूरी दुनिया में जो हुआ, हमने उससे सीखा क्या। मैं पश्चिम बंगाल को अलग से ऐड कर रहा हूं उसमें। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया करते रहे, अतिथि देवो भव करते रहे। लेकिन जब पहली बार मीर कासिम का अटैक हुआ, राजा दाहिर की दोनों बच्चियों के साथ क्या हुआ, सेक्स स्लेव बनाया गया। भारत को पहली बार पता चला, और स्पेशली भारत की महिलाओं को, कि किस प्रकार का एक टर्म है औरत होना, जो इस्लाम में टर्म है। महिला सिर्फ भोग विलास, जो काफिर महिला है वो माल्य गनीमत है, उसके साथ किस तरह की क्रूरता हो सकती है। तो क्या संदेश खाली में वो सारी चीजें नहीं हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत का मीडिया और भारत का सेकुलर इस पर चर्चा डीप जाकर के करता ही नहीं है, उसे ढकने का प्रयास करता है जैसे वो एक घटना भर हो, जबकि मैं मानता हूं वो घटना नहीं है। उसे आप संविधान की दृष्टि से देखेंगे तो वो अपराध है, लेकिन संविधान की दृष्टि से जो बाबा साहब ने लिखी, शरीयत के हिसाब से नहीं है। और भारत का 100% मुस्लिम कहता है हम पहले शरीयत को मानते हैं, बाद में संविधान को मानेंगे। वो बाद में इसलिए ऐड करता है क्योंकि वो बोलना जरूरी है। इसलिए जो हमें लगता है कि संविधान में आपराधिक घटना है, क्राइम है, उन्हें नहीं लगता है। मुझे याद है ब्रिटेन का एक किस्सा है जिसमें 14 साल की माइनर बच्ची के साथ वो व्यभिचार करता है।
पुलिस उससे पूछती है क्यों किया, बोला मुझे नहीं पता था ये क्राइम है। आई मीन हमारे पाक बड़ी किताब उसके अनुसार तो ये क्राइम नहीं है। सो ही वॉज टेक्निकली राइट। और इसका हम भाव नहीं कर पाए। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो इन दिनों हिंदू वकील जो वामपंथी हैं वो अलग अलग कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स की एज कम करते हैं, वो 16 साल करते हैं, ताकि एक कानून बन गया पस्को, जो पॉक्सो एक्ट है उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है, तो उसको बंद करना है, उसका कुछ तोड़ निकालना है। और मुसलमान उस जो कन्वर्जन का स्पीड अप है वो नहीं कर पा रहा है। और सहारा किसका लिया जा रहा है? वामपंथी मुस्लिम पक्षकार एडवोकेट्स का। और वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार अप्रोच कर रहे हैं, नहीं नहीं कम कर दो, कम कर दो। अबे विवाह की उम्र तुमने 21 कर रखी है, लेकिन सहमति के साथ यौन शोषण बनाने का एज 16 क्यों करना चाहते हो? 18 तो ठीक ही ठाक था। सहमति की बात है कि मैच्योर बालिग होने की आयु, वो 18 से अब 16 कर रहे हैं, लेकिन वोट 18 साल के बाद। उसका दिमाग उसके पास है, लेकिन साथी चुनना और समझ होना इसके लिए 18। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये सिर्फ बंगाल, अब वो स्टेट नहीं रहा। बंगाल के लिए जब ये कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है भारत देश 10 साल बाद सोचेगा, ये वामपंथी अपने लिए कहते थे। उन्हें लगता था कि हम सुप्रीम है। अब वामपंथी भारत जो आज सोचता है, बंगाल तो नहीं सोच रहा है। त्रिपुरा से गायब हो गया, केरल से गायब हो जाएंगे इस बार, तो बचे कहीं नहीं है। लेकिन उनका मूड, जो उनके अंदर का दुर्गंध है, वो बंगाल को अभी भी लील रहा है। और बंगाल में ममता बनर्जी, समझना चाहिए कभी कभी कि ममता बनर्जी से लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ही वो कर सकता है, और किसी के बूते का नहीं है मित्र, और किसी के बस का नहीं है। और शुवेंदु अधिकारी पर अटैक होना बताता है कि किस माइंडसेट के साथ कराया गया, किस माइंडसेट के साथ कराया गया शुवेंदु अधिकारी के ऊपर ये सारा हमला। सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि शुवेंदु अधिकारी अगर डर गया, ठीक है। अब ये पूरा उन्होंने थ्रेड ट्वीट किया है कि 8:30 पर रात में, दिन में प्रयास नहीं किया गया, रात में, ठीक है, पुरुलिया से जब लौट रहे थे, ठीक है, पश्चिम डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर के अंदर वो टीएमसी के गुंडे आए और अटैक करने लगे। ममता बनर्जी रिजीम कल्चर ऑफ वायलेंस, ये सब आप बोल लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो बोल ही रहे, लेकिन इस बोलने से, आपको टैग करने से सब कुछ सही है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के राजनीति में 2021 वो जानते हैं क्या हो जाएगा। एनएचआरसी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर आज भी धूल फाक रही है, कोई उस पर कुछ आगे बोलना नहीं चाहता, वो तो धूल ही फाक रही है ना। तो जिस जगह पे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को, अब इसमें आगे की कड़ी है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को इन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि बता दिया कि भैया मेरे ऊपर ऐसा हुआ, और यह भी कहा कि एसआईआर रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स है, ठीक है, उसको ठीक से ये किया जाए, ठीक ठाक किया जाए, और ये सब पर बात हो रही है। तो शुवेंदु अधिकारी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब शुवेंदु अधिकारी ने एक ट्रांसलेशन करना पड़ेगा पहले बंगला टू हिंदी, के तृणमूल मीन्स बलात्कारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। ममता दीदी, मैं नहीं कह रहा, शुवेंदु अधिकारी बांग्ला में ट्वीट किया है, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, ठीक है। ये उत्तर पारा तृणमूल कांग्रेस का लीडर दिलीप यादव, क्लोज एसोसिएट ऑफ तृणमूल अदर्स लीडर दीपांकर अधिकारी, अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ मोलेस्टिंग अ माइनर, ठीक है। इसके ऊपर ये चार्ज है, ये फोटोग्राफ में ये सब दिख रहा है, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं।
तो भाई टीएमसी वही तो कर रही है, मैं वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। टीएमसी अपने वोटर्स को के साथ कुछ होने नहीं देती, वो अपराध में भी संलिप्त हो। तो प्रतीक जैन पर आप लोगों ने ट्राई किया, ईडी ने ट्राई किया, वो खुद ममता बनर्जी पहुंच गई। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, चाहे गुंडागर्दी का ही हो। और आपका वोटर पीड़ित भी है, प्रताड़ित भी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किया, बीजेपी आई तब तो बचेंगे, लेकिन नहीं आई तब फिर मरेंगे। और अगर वोट नहीं किया तो 5 साल टीएमसी मारेगी। तो जहां पर इस वक्त भाजपा का वोटर पश्चिम बंगाल के अंदर है, वो तो किसी भी स्टेट में ये स्थिति नहीं है। इज द प्रॉब्लम। तो ये स्थिति को कैसे निपटेंगे, देखते हैं अमित शाह मोदी क्या करते हैं। लेकिन बंगाल पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अब एक पेमेंट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, मैं समझ गया। क्योंकि मुझे बड़े बंगाल के अंदर भी 8-10 लोकल पत्रकार बनाने होंगे, वो सब सेटअप करना होगा, और स्वयं भी माइक लेके जाना होगा। चाहे अब जो हो जाए, मैं रहूं ना रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि भाई इस अत्याचार को रोकने का और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। हम जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये आवश्यक है, वो हम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। साला कुछ करना धरना है नहीं।